हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें जो तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नेसेसिटी या बेसिक नीड्स के बारे में डिस्कस करें तो ये बात हम लोग सब जानते हैं। जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती है ना, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये बेसिक नीड्स जो है ना, ये चार हो गई हैं। और जो फोर्थ नीड है ना, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम अपनी लाइफ को है ना इमेजिन नहीं कर सकते हो इस सेंचुरी में। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि तुम रात को मतलब बिस्तर के बिना सो सकते हो गर्मियों में, लेकिन पंखे के बिना नहीं सो पाओगे। और वो जो पंखा है वो किसकी वजह से चल रहा है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से जो चैप्टर है ना, हमने 10th क्लास में डाला हुआ है। मतलब हमने, मेरा मतलब है एनसीईआरटी की बुक ने, कि जो 10th क्लास में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट है वो इस फंडामेंटल्स को समझे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, किस तरीके से हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं, क्या डिवाइसेस होते हैं, उसका बिल्कुल फंडामेंटल जो पोर्शन है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ना और थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले पहले। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पहले से काफी कुछ जानते थे। और कहाँ से जानते होंगे? देखो जो ह्यूमन बींग्स रहे होंगे पहले, कि जब लाइटनिंग तूफान होता है, लाइटनिंग थंडर होती है, तो वहां पे जो ग्लो करता है लोग उसे देखते आ रहे हैं। उसके अलावा मैं तुम्हें फिर बताता हूँ क्या। कभी कभी तुम डोर्स के मेटेलिक हैंडल टच करते होगे तो उसमें वहां पे करंट सा लगता है। या फिर सर्दी के टाइम में जब तुम स्वेटर उतार रहे होते हो तो वहां से चट चट ऐसी कुछ आवाजें आने लगती है। या फिर मैं और स्पेसिफिकली कहूँ, एम्बर एक मटेरियल होता था, जनरली ग्रीस में मिलता था, येलो कलर का। उसमें उसे फीमेल क्या उसकी ज्वेलरी बनाती थी, येलो कलर का होता था। अब तुम गोल्ड मत समझ लेना उसे, एक अलग मटेरियल होता था एम्बर। उसे शादियों में क्या कर, या गैदरिंग्स में वहां की जो फीमेल्स होती थी, जनरली जो वहां पे लेडी होती थी, वो क्या किया करती थी, उसे कपड़े से रब करने के बाद उससे वहां पे मेढक वगैरह अट्रैक्ट कर लिया करती थी। ये सब जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये नॉर्मली उसमें नहीं देखी जाती थी। ये देखी जाती थी जब जब उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर, मतलब तुमने उसे रगड़ा हो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया हो उसके अंदर। तो यहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्लू तो था। तो ये सब जो बिहेवियर मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से डोर ने तुम्हें थोड़ा सा, डोर को टच करने में तुम्हें एक छोटा सा शॉक लगा, या फिर जो तुम्हारे स्वेटर है उसे उतारते टाइम चट चट वाली जो साउंड है वो आ रही है, वो उस सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये टर्म हमारे यहाँ पे। ये बहुत अच्छे से समझना। चार्ज, चार्ज क्या चीज है? चार्ज पता होना जरूरी है। देखो चार्ज बेसिकली इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। जिस तरीके से मास होता है ना, उसी तरीके से होता है चार्ज। मास क्या है? मास इज अ प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। तो चार्ज के बारे में लिखो, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ any particle due to which it experiences, चलिए वर्ड मत लिखो अभी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का क्या मतलब है अभी बात करेंगे। देखो मासेस के बारे में बात करूं मैं थोड़ा सा, तो मासेस में सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स लगता है? 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मासेस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। तो मासेस कितने टाइप के होते हैं? मास का तो कोई टाइप होता नहीं है, मास तो सिंगल है। उसी तरीके से जो ये चार्ज है, देखो चार्ज जो है ना, वहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों लग रहे होंगे, एक तो अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। तो चार्ज कितने टाइप के होने चाहिए? जब दो टाइप के फोर्स लगा रहे हैं तो दो टाइप के चार्ज होने चाहिए। देखो अगर तुमने कभी कभी देखा भी होगा कि तुम जैसे मतलब बचपन में दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जाते होगे तो एक बलून को लेकर ऐसे बाल से घिस के दीवार पे चिपका देंगे। ये छोटे छोटे पेपर के पीसेस को कॉम्ब से इस तरीके से उठा देंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा वो। तो वो जो अट्रैक्शन हो रहा है, और या फिर दो पीसेस ले लो, दोनों को क्या करो, पेपर के दो पीसेस है, उन्हें एक कॉम्ब से घिस, ड्राई एयर से घिस के दो अलग अलग पीसेस को चार्ज करके उन्हें पास लाओगे तो वो रिपेल होंगे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है चार्जेस की वजह से। ठीक है ना? कैसे कैसे फोर्स लगेगा?
रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो अब यहां से हमें पता चला चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं चार्ज? चार्ज होते हैं हमारे पास दो टाइप के। फर्स्ट चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और बाय डिफॉल्ट जो दूसरा चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव। अच्छा, चार्ज लिख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी समझ लो, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को भगा रहे होंगे दूर, पॉजिटिव और नेगेटिव बुला रहे होंगे एक दूसरे को पास। देखो, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? दूर। लाइक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ये होगा नॉर्थ और साउथ, अट्रैक्ट होंगे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। मेल मेल रिपेल, फीमेल मेल अट्रैक्शन। बात आई समझ में? तो यहाँ पे ये बात लिख लो, एक पॉइंट इसके बारे में जरूरी है, देखो लिखते रहो। लाइक चार्जेस repel each other, unlike charge attract each other। लिख लो ये बात, लिखते रहो। समझ आ रही है बात? आगे देखो, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल कर रहे होंगे, नेगेटिव और नेगेटिव भी रिपेल ही कर रहे होंगे, और अनलाइक चार्ज क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आगे चलो देखो, पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज होगा वो क्या होगा? बोलो क्या होगा? यस, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से एक और चीज पता चल गई, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारे पास? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या है भाई साहब? कूलम। इसे किससे डिनोट कर सकते हैं? सी से भी डिनोट करते हैं कूलम्ब को। किससे? सिर्फ सी से डिनोट करते हैं। और आगे ये क्वांटिटी कैसी होती होगी? स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखो, स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लाइक मास, मास क्या होती थी? एक प्रॉपर्टी है, मैंने यही बताया, मास भी तो एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसमें अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरीके से चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टी की कभी भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहां तक का जो डिस्कशन है ये हमारा है चार्ज के बारे में। होपफुली समझ आया होगा, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसे। ठीक है, चलो चलिए देखो आगे। आगे हमारा डिस्कशन हो जाएगा शुरू, जो बुक में दिया हुआ इलेक्ट्रिक करंट। करंट से हम बहुत ज्यादा वाकिफ भी हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, अब जो एटम होता है ना, अगर एटम के बारे में बात की जाए, एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ये डिस्कशन हमें पता होना चाहिए। अब एक हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है? क्या है बोलो? कंडक्टर। ठीक है ना, उसे हमने कनेक्ट किया किससे? एक सिंपली एक बैटरी से। उसे कनेक्ट कर दिया हमने किससे? बैटरी से। अब सोचो, अब यहां पे एक बात और समझो, ये सिंबल किस चीज का है? बैटरी का सिंबल है। और ये वाला जो साइन है यहाँ पे, ये शो कर रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये शो कर रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये पता होना चाहिए। मतलब ये हायर पोटेंशियल है, लोअर है। अभी सिर्फ मैं पॉजिटिव नेगेटिव बता दे रहा हूं, पोटेंशियल के बारे में इससे अगला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो, कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, साइड में लिख लो, फिर भी पता होनी चाहिए जिन लोगों को नहीं पता है कंडक्टर क्या चीज है। कंडक्टर वैसे तो हमने 6th क्लास में पढ़ा है, दोज हु अलाउ टू पास द करंट आर नोन एज कंडक्टर। देखो, पर कंडक्टर की जो सही डेफिनेशन है वो ये है, दोज
materials having free electrons in outer shell, जिनका आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। फ्रीली मूव कर सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो फ्रीली मूव कर सकते हो। अच्छा तुमने बस देखी है, बस में सारे लोग अपनी 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 सीट पे बैठे होते हैं, पर एक इंसान होता है जो फ्रीली बस में कहीं भी मूव कर सकता है। क्या वो आदमी ड्राइवर होता है? एब्सोल्युटली नॉट। वो होता है इंसान कंडक्टर। उसका नाम क्यों कंडक्टर दिया हुआ है? क्योंकि वो फ्री है कहीं भी मूव करने के लिए। तो कंडक्टर किन मटेरियल्स को डिफाइन कर रहे हैं हम? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो कहीं भी मूव करने के लिए। आ रही बात समझ में? इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे इसमें यहां पे बैटरी के पास क्या लगा हुआ होगा, एक स्विच मान लो। अभी स्विच ओपन है, मैंने यहाँ पे की क्या कर दी, प्लग इन कर दी, तो क्लोज हो गया। क्लोज होने का मतलब है जो सर्किट है ये चालू हो गया। तो जो करंट है, देखो ये वाली जो प्लेट होगी, प्लेट का मतलब है ये पॉइंट, ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां तक, यहां से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, तो मुझे ये सोच के बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का खुद पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, फीमेल्स है, और ये प्लेट क्या है, अ हॉट गाय, बहुत हैंडसम से इंसान। तो ये सारी की सारी जो लड़कियां हैं एक अमीर से इंसान की तरफ भागना शुरू कर देंगी, ठीक है ना, ऐसे इधर इधर। अब देखो तुम, एक दूसरा फिनोमेना भी हो रहा होगा। ये नेगेटिव क्या है, ये मान लो एक बहुत सुंदर सी लड़की है, और यहाँ पे इसके पास क्या होंगे, प्रोटोन। प्रोटोन, ये गरीब लड़के बेचारे, प्रोटोन, ये किधर जाएंगे, इधर की तरफ। किधर की तरफ, इस वाली प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस जगह पे दो फिनोमेना हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक तो प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो मैं करंट की डायरेक्शन किधर लूं, बात समझते रहो। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लूंगा मैं प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में, क्योंकि कन्वेंशनली ऐसा माना गया है। लेकिन मॉडर्न डेज में यह माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, लेकिन अब पहले डायरेक्शन मान ली गई है करंट की, तो उसी डायरेक्शन को चलते चला रहे हैं हम। वो क्यों है ऐसा, वो भी समझ लो। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है बाद में, तो हमने पहले ये मान लिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कर रहा है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, तो हमने वही मान लिया। बाद में पता चला रही है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन मतलब नहीं चेंज की, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला जाए, इलेक्ट्रिक करंट कब हुआ, कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, कुछ भी बोला, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स इधर जा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम in definite direction called इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। और इसे क्या बोल रहे हैं हम, कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इन डिफाइंड डायरेक्शन या डेफिनेट डायरेक्शन, I इज इक्वल टू Q ओवर T। करंट का हो गया फॉर्मूला, जो I है वो क्या है, Q ओवर T। अब कूलम्ब Q की यूनिट और टाइम की सेकंड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। और ये वर्ड ऐसा है जो तुमने बहुत ज्यादा बार सुना हुआ भी होगा घर में, कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर करंट है, वॉट एवर है। तो समझ आई बात, ये है यहां तक। अब एक चीज और समझो इसके बारे में, कि जो करंट होते हैं वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो यहाँ पे दो चीज देखो, दो चीज समझो यहाँ पे। पहली तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और जो प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और ये हमने मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला देख लिया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो इस बात से तो ये बात समझ आ रही है हमें कहीं ना कहीं कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। बट देयर इज अ चेंज, स्लाइट चेंज हियर, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज
वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है ऐसा, क्यों है ये समझ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्पाइट being having direction and magnitude both, why electric current is a scalar quantity। तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये आ सकता है या फिर मतलब सोचो भी, तुम भी खुद भी सोचोगे तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। वो ये है कि देखो इसके पास हम भी मान रहे हैं डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी क्यों है ये स्केलर। तो रीजन इज वेरी सिंपल, एक ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। अब बहुत ज्यादा दिन है भी नहीं तुम्हें पढ़ने में, 3 या 2 महीने बाद पढ़ लोगे जैसे ही 11th में आओगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने का एक अपना क्राइटेरिया है, वेक्टर अलजेब्रा अलग होती है, उसे नहीं मानता है ये, और जो उन्हें नहीं मानते हैं उन्हें वो वेक्टर नहीं मानते हैं। ठीक है ना, यही बात समझ में। अगर मैं पूछूं एक और चीज, एक और बात बोली जाए कि डायरेक्शन क्या है करंट की, तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लग रहे हैं डिस्कशन के लिए, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है ना, होप कर लिए होंगे। चलो ठीक है, अगली डेफिनेशन के बारे में बात की जाए, सिंपल सी डेफिनेशन नोट डाउन करते चलो, समझते चलो, जहां कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बाद में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल सी वो पाथ है, कंप्लीट पाथ जो इन चार्जेस को फ्लो करने थे। ये चार्जेस कहीं फ्लो भी तो करेंगे, एक कंप्लीट पाथ तो चाहिए उसे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लिख सकते हैं अ कंप्लीट पाथ, अ कंप्लीट पाथ दैट अलाउज चार्जेस टू फ्लो, a complete path that allows charges to flow is called electric circuit। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। इट कंसिस्ट अ स्विच, सॉरी अ बैटरी, अ स्विच, अ कंडक्टर, अ रेजिस्टेंस, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना लिख लो, अ कंप्लीट पाथ दैट अलाउज चार्जेस टू फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नोट डाउन किया, आसान है सब कुछ, जल्दी से देखो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो, आगे क्या पढ़ा जाए। आगे वाले जो टॉपिक है ना ये बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं करंट पे, बात आ रही है समझ में, फिर ये टॉपिक पढ़ाता हूं। देखो करंट के लिए अब जो न्यूमेरिकल्स है ना वो करेंगे एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स से, और एक्सरसाइज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके मैंने डाली हुई है, चेक कर लेना तुम लोग। अच्छा देखो, अब करंट एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में हमारे पास 12.1 इज द एग्जांपल। क्वेश्चन ये है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर द 10 मिनट्स। अब जो करंट है कुछ इस तरीके से 0.5 एम्पियर से, दैट करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस टाइम ड्यूरेशन। मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज बताना है, क्यू की वैल्यू बतानी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्जेस जो है कैसे पता करेंगे। तो चार्जेस पता करने का तो भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब देखो इसमें कौन कौन सा डेटा गिवन है, टी गिवन है, आई गिवन है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इंटू टी, और भी आसान। अब देखो आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू 10 मिनट, तो गलत। ये सब गलतियां मत करना। देखो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है वो समझो। जो यूनिट्स है वो हमें किस में डालनी है, एसआई यूनिट्स के टर्म्स में डालनी है। और मिनट जो वो कोई एसआई यूनिट नहीं है। 60 के मल्टीप्लाई करो 600 कर दो, सेकंड आ गया। सेकंड एसआई यूनिट पता है बाकी लोगों को, जिन्हें पता है अच्छी बात है। क्यू की वैल्यू 300, ये हो गया आंसर। तो ये तरीका भी गलत है आंसर लिखने का, बिल्कुल यूनिट जरूर मेंशन करो। अब वो यूनिट है क्या, सी कूलम। बात आई समझ में, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखो, आगे भाई साहब आगे डिफाइन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। 1 एम्पियर करंट,
1 एम्पियर करंट। तो देखो ऐसी जब डेफिनेशन आए ना, आगे बहुत बार पूछा जाएगा कि वन, जो भी तुम यूनिट पढ़ोगे 11 12th में, जो उसे 1 यूनिट्स में डिफाइन करो, फॉर्मूला लिख लो करंट का, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूले को नोटिस करो, करो नोटिस, तो तुम्हें पता चलेगा करंट, चार्जेस और टाइम दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो चार्ज को भी 1 ले लो, टाइम को भी 1 ले लो, पर 1 क्या, चार्ज को लेंगे कूलम में, टाइम को लेंगे भाई साहब सेकंड में। बस लिख दो डेफिनेशन, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो through a wire in 1 second, current is defined as 1 एम्पियर। करंट को कितना बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्या बात आई समझ में, आई होगी, आई हो। देखो अब हम चलते हैं उस टॉपिक पर जिसे हमने लिखने से थोड़ा सा रुक गए थे। इधर देखो, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो जी बात करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो लाइक वाटर कब फ्लो करता है, कभी भी वाटर फ्लो करता है हाइट के डिफरेंस की वजह से व्हेनेवर देयर इज अ हाइट डिफरेंस, तुम्हारे घर पे जो वाटर टैंक रखा हुआ होगा वो टॉप ऑफ द हाउस रखा हुआ होगा, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, बीच वाले फ्लोर पे थोड़ी ना रख देंगे। क्यों, क्योंकि हाइट, वाटर जो फ्लो करता है वो हाइट के डिफरेंस पे फ्लो करता है, तो सबसे ज्यादा हाइट पे वाटर का टैंक रखा, और कहो तो घर के ऊपर वाला जो वो पोर्शन है वो बनाते इसलिए ऊंचे वाले हिस्से को वहां पे वाटर टैंक रखा जाए, क्योंकि इतनी बेसिक साइंस हम सबको पता है कि ऊंचाई से पानी नीचे तक लाने के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। तो वाटर फ्लोज ड्यू टू हाइट डिफरेंस, हीट फ्लोज ड्यू टू, हीट किसकी वजह से फ्लो करती है, यू विल से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर मैं उसका एक एग्जांपल दूं, एक मैं गर्म कप, ये रूम का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है, और एक मैं चाय का कप लेगा हूं जो कि 80 या 70 डिग्री पे लाके यहाँ रख दिया, आधा घंटे बाद देखूंगा तो कितना हो गया होगा, 20 तक हो गया होगा। तो क्या हुआ, हीट उस कप ने लूज कर दी, किधर, एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो जो हीट फ्लो हुई वो किधर से किधर हुई, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो हीट क्यों फ्लो हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक ला कर रख दी बहुत ठंडी, मान लो 1 डिग्री पे, और रूम का टेम्परेचर कितना है 20, एक घंटे बाद उसे भी देखूंगा वो भी रूम के टेम्परेचर पे आ गई होगी, लेकिन वो फिनोमेना एकदम रिवर्स हुआ होगा, एटमॉस्फेयर से हीट आई होगी, किसके अंदर आई होगी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो इस बार भी पर हीट ट्रांसफर किसकी वजह से हुई है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, दैट्स द पॉइंट। बात आई समझ में। उस तरीके से करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के लिए पहले पोटेंशियल तो पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल का डिफरेंस तो जब समझोगे, मैं कह रहा हूं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रही है, तो तुम्हें टेम्परेचर तो समझ आ रहा है ना कि टेम्परेचर क्या चीज है। हीट की बात कर रहे हैं हम, वो सॉरी वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तुम लोग हाइट तो समझ रहे हो ना क्या है। तो यहां पे हम बात करेंगे पहले पोटेंशियल की। देखो एक स्फीयर है एंड दिस स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज है इस स्फीयर पे, कैसा चार्ज है ये स्फीयर, ये स्फीयर है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और यहां कहीं इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर, और कितना दूर कि इस स्फीयर के रेंज के बाहर हो जाए। यहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्या चीज है, टेस्ट चार्ज के बारे में सुन लो। एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कहां पे, इंफिनिटी के पॉइंट पे, समझे, ठीक है। अब इंफिनिटी से इसे इधर लाने के लिए ये खुद तो आएगा नहीं, वहां से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कैसा चार्ज है, गौर से देखो, पॉजिटिव, इसका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, मेल और मेल के बीच में क्या होता है, एंड दैट इज रिपल्शन। रिपल्शन होगा, ये से दूर भगा रहा होगा,
लेकिन कुछ एक्सटर्नल वर्क करके पास ला रहे होंगे, पास ला रहे होंगे, पास ला रहे होंगे। बात आ रही है समझ में? तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मान लो उसे मैं इस पॉइंट तक ले आया, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है ना, तो यहां तक लाने में पर यूनिट टेस्ट चार्ज कुछ वर्क डन करना पड़ा है। तुम सोचो इसे यहां से यहां तक खींच के जब ला रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, वही वर्क डन क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पोटेंशियल की। पोटेंशियल की डेफिनेशन है सिंपल, वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinity, कहां से ला रहे हैं, from infinity to given point, work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point A, work done in bringing a unit positive charge is called potential। जो हमने वर्क डन किया है किसके लिए, इस टेस्ट चार्ज को लेके आने के लिए है, उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। किससे डिनोट करते हैं, V से। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, किस पॉइंट का V, A पॉइंट का V, कितना, W/Q0। ये हुआ ना फॉर्मूला। सोचो डेफिनेशन पढ़ो गौर से तो तुम्हें समझ आएगा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक जितना वर्क डन लग रहा है पर यूनिट चार्ज, उसे क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल कह रहे हैं। तो वर्क डन की वैल्यू यूनिट जूल, चार्ज की कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब होती है इसकी यूनिट, वरना एक और यूनिट होती है वोल्ट। और ये कैसी क्वांटिटी होती है माय डियर, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगेन इसकी भी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। आगे देखो, आगे क्या चीज है इसमें समझाने के लिए। अगर Q को A पॉइंट तक ला रहे हैं तो वर्क की अमाउंट है अलग। Q को अगर मैं B पॉइंट तक लाऊं, Q को मैं C पॉइंट तक लाऊं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं या नहीं है। अच्छा तो देखो, एक बार हम चार्ज को कहां लाए, A पॉइंट पे, एक बार लाए B पॉइंट पे, एक बार लाए C पॉइंट पे। अब तुम सोचो ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसकी पोलैरिटी कैसी है, पॉजिटिव। ये बात हम जानते हैं, इसकी जो पोलैरिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव। अब इसे हम एक बार A पॉइंट तक लाएं, इसे एक बार B पॉइंट तक लाएं और इसे एक बार कौन से पॉइंट तक लाएं, C पॉइंट तक। तो कौन से वाले केस में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ये सोचोगे तुम। तो ये कैसे पता करेंगे, इस पे वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है ये सोचो। वर्क डन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये वाले जो चार्जेस है ना, ये इस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, रिपल्शन। यहां होगा तो इसका जो रिपल्शन यहां तक कम रिपल्शन लगेगा, अब इसके बाद और लाने में और ज्यादा रिपल्शन होगा। और ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसके क्लोज है, हाईली क्लोज, तो यहां पे और ज्यादा रिपल्शन होगा। ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे एक बात तो पता चली, VA पॉइंट तक लाने में सबसे कम वर्क करना पड़ेगा, उससे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा VB पॉइंट तक, उससे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा VC पॉइंट तक। और ये जो वर्क डन है ना, ये बेसिकली पोटेंशियल है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वही क्या है, वो पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे इन पॉइंट्स के पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें यही तो डिफाइन कर रहा हूं कि इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है किसी चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो जो क्वांटिटी होगी ना, वो पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां तक जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने के लिए, वो क्या बता रहा है, यहाँ का पोटेंशियल बता रहा है कि ये पॉइंट जो है वो मतलब कितने ज्यादा वर्क के बाद इसे अटेन किया जा सकता है। ठीक है ना, मान लो कोई भी जैसे डिग्री होती है, कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी मतलब पोस्ट होती है, उसकी मान लो एक हवलदार की पोस्ट हुई, दूसरे एंड पे एक IAS की पोस्ट हुई, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मतलब तो IAS की पोस्ट का ज्यादा होना चाहिए। उसका क्या मतलब है,
बहुत ज्यादा हर्डल्स, बहुत ज्यादा वर्क डन करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके यहां तक पहुंचा जाएगा। यहाँ थोड़ी कम मेहनत से, ऐसा नहीं है मेहनत यहाँ नहीं लग रही है, पर यहां तक कम लग रही है। तो यही होता है, इसके आसपास है ना, ये मान लो गवर्नमेंट है, इस तरीके से मान लो ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपने पास रखती है, तो वो पास लोग कौन से होते हैं, आईएएस, ये मान लो, और थोड़े छोटे लोग हो गए, मतलब एसडीएम वगैरह, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बेचारे हम जैसे लोग हैं, गरीब, ये थोड़े दूर है, हवलदार टाइप, ऐसे कुछ भी। तो तुम हो एक कॉमन इंसान, तुम्हें यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा हार्ड वर्क लगेगा, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो तुम बोलोगे सिंपल, यहां तक जो वर्क डन लग रहा है वो कम है, यहां तक वो ज्यादा है। तो वो यही बेसिकली पोटेंशियल, पोटेंशियल उस वर्क डन की अमाउंट बता रहा है, ठीक है ना। अब मान लो तुमने शुरू में घर में गरीबी के चलते एक जॉब ले ली, मान लो तुमने एक जॉब ले ली, अब वो ले ली तुमने ये वाली, अब पुलिस की जॉब ले ली। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें बनना है एसडीएम, ये वाली जॉब तक जाना है, तो तुम्हें अभी भी तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। अभी तुम हो तो इस स्फेयर के, मतलब इस गवर्नमेंट के पास, इस स्फेयर के पास, लेकिन इस जगह से यहां तक आने के लिए भी तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। इन दो पॉइंट्स में भी तो कुछ डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नोट डाउन करते चलो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसे पीडी भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पीडी। एंड रीजन इज क्वाइट क्लियर, क्यों लिख रहे हैं पीडी। देखो जो अपने हाथ में जान है, बात है ना, वो कहीं भी नहीं है, बात समझो, तो खुद नोट डाउन करते चलो, ठीक है। अच्छा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, इसे लिखो कि डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल between 2 points, between 2 points near the sphere, जो कहां है, इस स्फेयर के पास में है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स नियर द स्फेयर। तो देखो बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, ए से, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वीबी माइनस वी ए। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वीबी का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, वीए का जो है वो कम है। वो किसके बराबर होगा, वो होगा जितना ए से बी तक आने में वर्क डन करना पड़ा होगा, उसे मान लो वी ए बी, तो उसकी वैल्यू होगी, सॉरी डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसकी भी यूनिट क्या होती होगी, अगेन वोल्ट होती होगी, और ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होती होगी, है मतलब होती क्या होगी, है वीबी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट। समझ आया पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आई होप आया होगा समझ में। इसका एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यहां तक इसका कर लेते हैं न्यूमेरिकल। देखो चलो, देखो जी आगे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम बात कर लें अगेन। क्वेश्चन नंबर है 12.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मान लो ए से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी के जो पोटेंशियल में डिफरेंस है वो कितना है, ए और बी के, यानी मान लो बी का ज्यादा है तो वी बी माइनस वी ए का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है 12 वोल्ट। अब ये वीबी माइनस वी ए की वैल्यू 12 वोल्ट कैसा आई है, इसके बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी 12 हो, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 12। हो सकता है इसकी 10 हो, इसकी 22 हो, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ये हमें नहीं पता, पर इनका जो डिफरेंस है वो कितना 12 वोल्ट। अब ए से चले 2 कूलम चार्ज, कितना चार्ज, 2 कूलम का चार्ज। तो अब हमें बताना है कि वर्क डन कितना लगेगा ए से बी तक पहुंचाने में, जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो मुझे, मैंने सिखाया हुआ है और तुम लोग जानते हुए, वीबी माइनस वी ए वो होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। मान लो ये वो है तुम्हारे पुलिस की जॉब, और यहां से एसडीएम बनने के लिए जो नौकरी चाहिए, ठीक है ना, जो वर्क डन लगेगा। तो ये 12 इंटू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट की वैल्यू 2 कूलम, तो डब्ल्यू हो गया 24। अब ये वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट होनी चाहिए जूल। आई होप ये बात आई होगी समझ में, क्वेश्चन को लिख लो।
अच्छा देखो, उसके बाद एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, नोट डाउन करते चलो। ये नेम द डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। नेम द डिवाइस विच मेजर पीडी। तो यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की? यूनिट वोल्ट, ठीक है ना। और जो वोल्ट को मेजर कर दे वो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। बात खत्म। ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर कर रहा हो, वोल्ट को मेजर कर रहा हो। अरे ये बस समझ में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब हमारे पास जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिखेगा तो उसमें कुछ सिंबल्स होंगे, ठीक है ना। कुछ सिंबल्स हमने आसान करके बनाए हुए हैं, उन सिंबल को हमें एज इट इज याद रखना है, एज इट इज समझ के रखना है कि कैसे वो सिंबल्स बनाए गए हैं। अब उन सिंबल्स को हमें, मैं बना देता हूं, याद रखना है। देखो, सबसे पहले जिस सिंबल को एनकाउंटर करोगे वो है तुम ये वाला। ये किसका सिंबल है? तो अभी मैंने बताया, ये सिंबल है सेल का, सिंपल। ये उसका नेगेटिव चार्ज, ये उसका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड। सेल सेल को मिलाते चले गए तो क्या बनता गया? सेल को मिलाने से बनती है भाई साहब बैटरी। ये सिंबल किसका रहा? ये रहा बैटरी का सिंबल। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर, तुम्हारे घर पे जो इन्वर्टर के साथ बड़ा वाले जो बैटरी होगी, उसमें कई बार बोलते हैं ना लोग सेल खराब हो गया। तो सेल खराब होने का मतलब क्या? उसका कोई एक पार्ट खराब हो गया, कई बार उसे सही कर देते हैं। उसके बाद ये सिंबल, ये सिंबल होता है सिंपली ओपन स्विच का। किसका? ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब है कि अभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके अंदर अगर की लगा दी, क्या लगा दी? की लगा दी इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? क्लोज स्विच। क्या हो जाएगा? ये क्लोज स्विच, ठीक है ना। ये बनाते जाओ डायग्राम, क्योंकि ये डायरेक्टली दे दिए होंगे तो तुम लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए समझने में। इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, इसका मतलब है वायर जॉइंट। क्या मतलब है इसका? वायर जॉइंट, कि इस पॉइंट पे दो वायर जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, इधर लिख देता हूं, इस तरीके से अगर जा रहा हो, इसका मतलब हो रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है? ये जो एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा वायर इसके ऊपर से पास हो रहा है। जो वायर है क्रॉस कर रहा है इसे, बेसिकली वायर क्रॉसिंग इसे बोलते हैं, वायर क्रॉसिंग। और कैसे? विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग। समझ आई बात? ये सिंबल किसका होता है? ये होता है रेजिस्टेंस का। अब व्हाट इज रेजिस्टेंस? इसे बहुत ज्यादा लोड मत लो, क्योंकि अभी आगे टॉपिक आने वाला है, रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। ये होता है सिंबल रेजिस्टेंस का। आगे अगर रेजिस्टेंस में बना दिया जाए एक एरो, तो ये सिंबल हो जाता है किसका? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। लाइक जिस तरीके से गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू बदलता रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो, ये सिंबल किस चीज का है? ए, ये है अमीटर का, एमीटर। और ये किसका है? ये है वोल्ट मीटर का, अगर वी बना हुआ हो, वोल्ट मीटर। ये सारे सिंबल तुम्हें एग्जैक्टली उस तरीके से याद होने चाहिए जैसे मैंने लिख दिए। जल्दी से ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर की जान पढ़ने वाले हैं, वो है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। सर जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे ये लॉ है। नाम फिर भी काफी अपना इंडियन सा लगता है, तो अच्छा लगेगा पढ़ते वक्त भी। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने कुछ सर साइमन ओम्स ने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा, तुम्हें मैं एक बात बताता हूं। एक पाइप है हमारे पास, सिंपल इस तरीके से एक पाइप, ठीक है ना। एक पाइप को मैंने इस तरीके से यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाकर रखा हुआ है, और एक पाइप को एकदम बिल्कुल वर्टिकली बना दिया है। समझने की कोशिश करना, ओम्स लॉ इससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस किया है कि वाटर किसकी वजह से फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है हाइट के डिफरेंस की वजह से। और करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से? पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। अभी देखो, अभी यहाँ पे बात आएगी समझ में। यहाँ पे मैंने वाटर इंसर्ट कर दिया, यहाँ से वाटर फ्लो कराने की कोशिश की सेम टाइम पे। मान लो t इज इक्वल टू 0 पे,
उतना ही वाटर, इन सब पाइप की जो साइज है वो सेम है। T इज इक्वल टू 0 पे पानी मैंने यहाँ पे फ्लो कराने की कोशिश की, इसमें इधर फ्लो कराने की कोशिश की, ठीक है ना। और T इज इक्वल टू 0 पे वाटर जो है वो इधर फ्लो कराने की कोशिश की। समझ आ रही होगी बात जो मैं बता रहा हूं। और तुम मुझे बताओ, ये जो एंड बी है, एंड बी, सबसे पहले एंड बी पे कौन से वाले पाइप में वाटर रिसीव होगा, इधर, इधर या इधर। तो ये मान लो पाइप ए है, ये मान लो पाइप बी है, ये मान लो पाइप सी है। किस पे होगा, तो सी पे। सही बात है। क्यों, तुम बोलोगे जो हाइट का डिफरेंस है, यहां देखो हाइट का डिफरेंस लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए। यहां इस वाले एंड की हाइट ये है और इसकी ये है, तो ये हुआ हाइट डिफरेंस इतना, और यहाँ ये पूरा हाइट डिफरेंस है। बोलोगे जहां हाइट डिफरेंस ज्यादा है वहां वाटर का फ्लो ज्यादा, ठीक है ना। जहां हाइट डिफरेंस ज्यादा है वहां वाटर का फ्लो ज्यादा। अब फॉर एन इंस्टेंट सोच लो कि हाइट का डिफरेंस ना होकर ये किसका डिफरेंस हो गया है, हाइट का डिफरेंस ना होकर यहाँ पे ये करंट है। अभी जो वाटर जो शो किया है मैंने, ये है करंट, और ये हाइट का डिफरेंस ना होकर पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया है। तो सबसे तेजी से करंट किस में फ्लो करेगा, सबसे तेजी से करंट फ्लो करना चाहिए इसमें, क्योंकि वाटर भी तो इसमें फ्लो कर रहा है। अब इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस इसमें ज्यादा है। तो ओम्स लॉ ने सिर्फ इतनी बात बोली, उन्होंने बोला करंट फ्लोइंग in any conductor directly proportional to potential difference across the end of conductor keeping physical quantities constant। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कीपिंग फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्या, वॉल्यूम। उन्होंने सिंपली ये बोला कि जिस तरीके से वाटर उस पाइप में तेज फ्लो करेगा जहां पे हमारे पास हाइट का डिफरेंस ज्यादा है, इन द वेरी सेम मैनर करंट उस कंडक्टर में तेजी से फ्लो करेगा जहां पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। बट वहां पे एक बात याद रखो कि जब हम ये करंट फ्लो करा रहे हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जैसी जो क्वांटिटीज हैं इन्हें चेंज नहीं कर रहे हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही तो बताया ओम्स लॉ ने। अब देखो, अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है हमारे पास R, एंड R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस जगह से फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू आर आई। क्या हो गया फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आर आई। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, और R होता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्या चीज है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला, समझे। अच्छा देखो, रेजिस्टेंस को बताने से पहले मैं कुछ चीज बताता हूं। देखो, ये मैंने 3 पाइप लिए, और तीनों पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है सेम, तीनों की लेंथ सेम है, और तीनों का मतलब जो वाटर फ्लो रेट है वो मैंने इस टाइम पे यहाँ पे पानी इंट्रोड्यूस किया, इधर इसमें पानी इंट्रोड्यूस किया, और इसमें यहाँ पे वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा आगे देखो, अब क्या इस एंड पे पानी बराबर टाइम पे पहुंचेगा, क्या इस एंड पे जो पानी है वो बराबर टाइम पे पहुंचेगा, तो आंसर इज यस, बट देयर इज अ कंडीशन। ये जो पाइप है इसका जो मटेरियल है इसमें तो मैंने एकदम स्मूथ रखा, एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ। इसमें ना इस तरीके से वो बना दिए थोड़े थोड़े पाइप के सरफेसिस पे कुछ,
और यहाँ पे और बड़े बड़े बना दिया, और बड़े बड़े और बड़े बड़े, बहुत इरेगुलरिटीज कर दी। तो तुम बोलोगे जहां पे वाटर के लिए जो रास्ता साफ है, वाटर वहां पे तेजी से फ्लो करेगा, वहां पे तेजी से फ्लो करेगा। तो ये जो बनाए मैंने, ये क्या बनाए है? तुम बोलोगे कुछ भी है, पर है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है क्या? रुकावट। ये रुकावट है। तो तीनों पाइप का पोटेंशियल सेम होने के बावजूद भी, पोटेंशियल मतलब किसका पोटेंशियल? हाइट का पोटेंशियल सेम होने के बावजूद भी, अब जो वाटर है यहाँ पे पहले आया, उसके बाद इसमें आएगा, उसके बाद उस वाले पाइप में आएगा। क्यों? क्योंकि जो पाइप के अंदर इरेगुलरिटीज है, क्या है? इरेगुलरिटीज है। वो तीनों के तीनों केसेस में कैसी नहीं है? सेम नहीं है। तो इससे हमें ये बात तो पता चलता है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, ये कुछ ना कुछ हिंड्रेंस के बारे में बता रहा है। और हिंड्रेंस किसकी? पाइप की। और वायर यहाँ पे किसकी होगी? मैंने लिखा क्या? रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस ऑफ वायर। वायर कितना अच्छा है, इसी वजह से जब तुम कभी अपने घर वालों के साथ जाओगे इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे वायर खरीदने, तो तुम्हारे पापा को तुम अक्सर कहते सुनोगे कि कॉपर का वायर दे दो, ना कि एल्युमिनियम का। उसकी वजह ये रेजिस्टेंस फैक्टर है। मतलब जो कॉपर का वायर है वो इस तरीके से समझो, कॉपर के वायर में भी होता है रेजिस्टेंस। ये मान लो गोल्ड का वायर है, ये अपना कॉपर का, ये मान लो कतई सिल्वर, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, सिल्वर नहीं, एल्युमिनियम का भी फिर भी सही होता है, पर एल्युमिनियम मान लो। तो कौन सा चूज करोगे? गोल्ड का। पर गोल्ड का न्यू चूज नहीं करते, कैलकुलेट कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है। थोड़ा इंट्रेंस हम देख लेते हैं। ये जो आर जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये है बेसिकली रेजिस्टेंस। ठीक है ना? चलो देखो, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ तुमने आई होप लिख लिया होगा। ठीक है ना? चलो देखो, नोट डाउन कर लो ये। अब देखो, चलो जी, चलो अब हम क्या करें? V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, V और I के बीच में। तो देखो, V क्या है? Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जानते हो तुम लोग, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस फॉर्मेट में है। यहां पे अगर C और होता तो यहां पे तो कुछ है नहीं, तो यहां पे C की वैल्यू मान लो 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स के बराबर है। y एक्सिस क्या शो कर रहा है? v, तो यहां बना दो v। x एक्सिस क्या शो कर रहा है? i। ठीक है ना? और ये r क्या शो कर रहा होगा? इसका स्लोप। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। इसका मतलब है इस तरीके से, जैसे जैसे v बढ़ रहा होगा वैसे वैसे i बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे v बढ़ रहा होगा वैसे वैसे i बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? और m जो है, ये एंगल, ये थीटा, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? रेजिस्टेंस के बारे में, r के बारे में। तो ये कौन से कंडक्टर का ग्राफ बनाया? ये तुमने बनाया ओमिक कंडक्टर का। किसका? ओमिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करते हो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i का। ठीक है ना? लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसे होगा? नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कौन से हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो हैं जो कि v इज इक्वल टू आई को ओबे नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी ग्राफ होगा उसका, इसके अलावा कोई भी ग्राफ होगा उसका, मान लो ऐसे, मान लो थोड़ा इरेगुलर ग्राफ है। ठीक है ना? ये v इज इक्वल टू आई को ओबे नहीं कर रहे हैं। यहां तक आई बात समझ में? चलो ठीक है, देखो नोट डाउन करते चले, सारी काम की चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात है हम लोग कर नहीं रहे हैं। v इज इक्वल टू क्या है जी? आई आर। आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? v बाय आई। तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? बेसिकली रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन कर सकता हूं पोटेंशियल और करंट के रेशियो के टर्म्स में। ठीक है ना? पर इसकी यूनिट्स की बात कर ले, v को वोल्ट में मेजर करेंगे और इसको मेजर करेंगे एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बट मैं नहीं यूज कर रहा हूं ये, मैं करूंगा क्या? रेजिस्टेंस की यूनिट करूंगा ओम्स, जॉर्ज साइमन ओम्स के नाम पे, क्योंकि हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो उनके ही नाम पे मैंने इसकी यूनिट दे दी ओम्स लॉ। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये ओम का सिंबल है।
अभी तक तो तुम ये वाला पढ़ते आ रहे हो, ये घर पे पढ़ो, लेकिन अभी जो नया सिंबल है ओम्स का वो ये है। बात आई समझ में यहाँ तक। और रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले या कहीं एक मार्क्स में आ जाए तो बेसिकली हिंड्रेंस प्रोवाइड बाय वायर, ठीक है ना, वो क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अगली डेफिनेशन है क्या? 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करो। देखो मैंने ऐसी बारे में, हमने जब 1 वोल्ट 1 एम्पियर डिफाइन किया, मैंने तुम्हें तभी बताया कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये किया जा सकता है कि ये फॉर्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू, यहीं से शुरू करो, V बाय आई। V लिखो 1, I लिखो 1, लेकिन 1 क्या? 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का? वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट का। और आई क्या है? इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है। तो लिख लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख सकता हूं, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, potential difference across the end of conductor is 1 volt and current flowing in it is 1 ohm, और करंट जो फ्लो हो रहा हो कितना हो? 1 ओम हो, देन रेजिस्टेंस of wire is called कितना ओम? 1 ओम, OHM। समझ आई बात? समझ आए? ये नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर affecting the resistance। देखो अब तुम एक बात समझो, मैंने तुमसे ये बात बोल दिया है वैसे कि मतलब जब हम वायर खरीदने जा रहे होंगे तो विल प्रीफर द कॉपर वायर, नॉट द एल्युमिनियम वायर। हम कौन सा वायर खरीदना चाहेंगे? कॉपर का वायर खरीदते हैं हम, एल्युमिनियम का नहीं खरीदते हैं। तो यानी कि कॉपर का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? कॉपर के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास कम होगा, और एल्युमिनियम के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन और भी तो कोई क्राइटेरियाज होते होंगे जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर थोड़ी ना डिपेंड करता होगा। मान लो मुझे अपने पूरे घर में वायरिंग करवानी है, तो मैं किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखूं जब मैं घर पे अपने वायरिंग करा रहा हूं कि जिससे मुझे रेजिस्टेंस का क्लू हो जाए। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? हिंड्रेंस है, और हिंड्रेंस क्या करेगा? हमारे पास बिजली ज्यादा कंज्यूम करेगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें एक बात बताई, ये हमारे पास कंडक्टर के अंदर होंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स को मुझे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कराना है, ऐसे मूव करने चाहिए। लेकिन जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भी मूव करने लगेंगे, ऐसे ऐसे जब मूव करेंगे ना तो एक दूसरे से टकराएंगे तो इनका मोशन हो जाएगा स्लो। जो रेजिस्टेंस, जो एनर्जी है जो सीधे जाने में लगनी चाहिए, वो कैसे? ऐसे ऐसे मूव करने में लग गई है, ठीक है ना। तो हम इस चीज को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। इसलिए हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड है उन्हें किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, या क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम रिड्यूस करके मतलब एक इफिशियंट वे में चीजें यूज कर पाए। तो देखो पहली जो चीज होती है, रेजिस्टेंस is directly proportional to
टू लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के। और ये बात समझो भी क्यों होता होगा ऐसा, इसलिए रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। अब लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा चांस, मान लो एक रोड है 1 किलोमीटर की, सिर्फ 1 किलोमीटर की एक रोड है, ठीक है ना, और एक रोड है मुंबई से दिल्ली तक की 1500 किलोमीटर की। तो एक दिन में कौन सी वाली रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है? एक दिन में कौन सी वाली रोड पे ज्यादा एक्सीडेंट होंगे? 1500 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर पे? तो you'll say कि इस पे ज्यादा होंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा चांसेस है व्हीकल्स मिलने के, ज्यादा चांसेस है टकराने के। उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस होगा वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की वजह से। तो कब ज्यादा होगा? जब उसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना। पहला फैक्टर हुआ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा अब देखो, एक बात समझो, जब दिल्ली से मुंबई वाले रास्ते पे एक्सीडेंट की चांसेस है ज्यादा, तो सरकार क्या करती है ऐसी जगह पे? क्या करती है गवर्नमेंट? हाईवे का जो है ना वो एरिया, जो मतलब जो उसका जो हमारी विड्थ है उसे रेज कर देती है। तुम देखोगे तुम्हारे घर से लोकल जो रोड होती है वो 1 वे होती है, सिंपल। लेकिन जो दिल्ली से मुंबई रोड जाएगी वो 6 लेन बनेगी, 8 लेन बनेगी। क्यों? क्योंकि जो टकराने वाली फ्रिक्वेंसीज है, जो व्हीकल्स आपस में टकराए, वो फ्रिक्वेंसीज क्या हो जाए? कम हो जाए। जब रोड चौड़ी हो जाएंगी तो जो एक्सीडेंट के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस is inversely proportional resistance is inversely proportional to cross section area। क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, तुम देखोगे मोटा वायर जो आएगा वो महंगा आएगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि उसमें क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो कम है। अब तीसरी जो चीज है, इन दोनों को इक्वेशंस को हमने मिला दिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और यहाँ इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, आ जाएगा एक रो एल बाय ए। ये जो रो है अगेन किस चीज पर डिपेंड कर रही है? रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं तुम्हें रोड वाले एग्जांपल से ही समझाऊं, एक रोड बनाई गई है हमारे पास, मस्त एकदम आरसीसी की रोड, मतलब सीमेंटेड रोड बनाई गई है। दूसरी तरफ एक रोड बना दी है डायरेक्टली, बस पत्थर डाल दिए उसमें, पत्थर। तो तुम एक बात बताओ मुझे, जो सीमेंटेड रोड है वो सिर्फ 2 लेन बनाई गई है, एक आने वाली एक जाने वाली, और दूसरी जो रोड है वो बिल्कुल 10 लेन है पर ऐसी पत्थर डले हुए हैं। तो तुम मुझे बताओ कि कौन सी वाली रोड, मैं तो भी कह रहा हूँ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, लेकिन कौन सी वाली रोड पे चलना आसान होगा? तुम कहोगे भले 2 लेन है लेकिन आसान होगा किस पे चलना हमारे लिए? वो जो कि आरसीसी सीमेंटेड बनाई हुई है। तो वो जो मटेरियल है जिससे रोड बनी है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मटेरियल है वायर का, लेंथ और एरिया तो एक फैक्टर है, पर कब? जब ये मटेरियल को हमने चूज कर लिया हो। गोल्ड में और अच्छे से बिहेव करेंगे, कॉपर में थोड़ा कम, और बाकी एल्युमिनियम में और कम। तो ये बात आ रही है समझ में? इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। अच्छा देखो, अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम। नोट डाउन कर लिया होगा ये, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं उसमें। इसे लिख सकते हैं रो R इंटू ए बाय एल। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे भाई साहब? ओम्स में। इसको मीटर स्क्वायर में, और इसको मीटर में, मीटर से मीटर कटा, ओम मीटर। इसकी क्या आ गई है? यूनिट आ गई, इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और पूछ लिया जाए कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड, तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। कभी तुम इस फॉर्मूले को इस तरीके से सोचो, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रेजिस्टेंस है वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज रेजिस्टिविटी, सेकंड इज लेंथ, एंड थर्ड वन इज
एरिया, बट जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। यहां तक आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसके बाद जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो इसके एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखो देखो न्यूमेरिकल हम पहले सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। देखो द वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए has a resistance 4 ohm, what would be the resistance of another wire of same। अच्छा देखो चलो मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, लगभग लगभग एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी जो डेटा वो चेंज हो गई। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना 4 ओम मान लो। अब हमने क्या किया, इसकी लेंथ को कर दिया कितना L/2, क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लो 2a कर दिया। तो नाउ दे आर आस्किंग हाउ रेजिस्टेंस विल चेंज, किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो तो पहले वाले केस का अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला होता है रो L/A। बात आ रही है समझ में? रो L/A, रो की इसकी वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4 ओम, तो रो L/A की जो वैल्यू है वो है 4 ओम। अब इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू रो, क्योंकि सेम मटेरियल है, लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 और एरिया कितना हो जाएगा इसमें 2a, ठीक है ना। एरिया कितना हो जाएगा 2a, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी रो L/4a। समझ आ रही है बात? ये 2 और 2 की इधर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। अब ये रो L/A की वैल्यू कितनी है, रो L/A की वैल्यू तो 4 ओम है, 4/4 1 ओम बचा। इस तरीके से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होकर कितना आ गया 1 ओम आ गया सर। होपफुली यहाँ तक की जो बात है वो तुम्हें समझ आ रही होगी। उसके बाद ठीक है आगे हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया, दिए हुए। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम। देखो आगे पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था, बेसिकली रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस इन द वायर। देखो जब किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उस करंट को फ्लो करते टाइम जो उस वायर का मटेरियल है वो एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है और उसे हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो दो टाइप से इन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है रजिस्टर का सिंबल क्या होता है ये, इसके बाद एक और, इसके बाद एक और, इस तरीके से अगर हमने लगाए हुए हैं एक के बाद एक, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। से दिस इज R1, दिस इज R2 और दिस इज R3। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R3 मान लो। और ये किसी बैटरी से कनेक्ट है, ये किससे कनेक्ट है किसी बैटरी से। अब बैटरी कितने वोल्ट की है V वोल्ट की है, पर यहां पे मैं आसानी के लिए क्या कंसीडर कर ले रहा हूं कि जो बैटरी है वो है 100 वोल्ट की। से ये कितना हो गया, ये हो गया 100 और ये कितना हो गया 0। मतलब जो पॉजिटिव एंड है वो हायर पोटेंशियल है और जो नेगेटिव एंड है वो लोअर पोटेंशियल है। अब देखो ये जो वायर है यहां से लेके यहां तक, ये मैंने ऐसा माना हुआ है कि ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस वायर का 0 है। बेसिकली किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो नहीं सकता है, पर यहां पे मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूं कि जो मैंने वायर लिए हैं वो 0 रेजिस्टेंस के लिए है। अब इस जगह पे जो मेरा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 100 और इधर की तरफ कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है कितने की 100 वोल्ट की और ये 0 वोल्ट की। तो यानी कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। जब हम यहां से यहां जाएंगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पॉइंट पे, यहां से यहां पहुंचेंगे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां से यहां पहुंचेंगे कुछ और पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और कुल मिलाकर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा 100 के बराबर होगा। अगर ये V वोल्ट की बैटरी होती तो मैं जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता उसे कितना बोलता V वोल्ट। तो देखो यहां पे मान लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2 और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ V3।
तो जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना होगा, V के बराबर होगा। या फिर इस तरीके से होगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। और एक और बात समझो, जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे, जो पोटेंशियल है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये बात याद रखो। तो यहाँ पे ज्यादा होगा पोटेंशियल, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे यहाँ पे बिल्कुल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यानी कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, यहाँ कितना ड्रॉप हुआ। ये समझ लो कि ये जो है, ये बैटरी जो है, ये किसी घर का मतलब सोल मेंबर है, यानी कि किसी के फादर है ये, ऐसा मान लो। ये 3 भाई बहन है, ये मान लो 100 रुपए कमा कर लाए, तीनों को इक्वली या इक्वली फेवरेट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 100 रुपए लेके आए, 100 के 100 ही ना बांट दिए। अब हमें ये भले ही ना पता हो कि कितने किसे दिए, लेकिन तीनों में जो दिए वो कितने दिए, 100 रुपए दिए हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, अब ये जो V है उसे मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू, ये मान लो वो जो टोटल मनी है अर्न करी गई है, V1 दी R1 को, V2 दी इसे और V3 दी इधर। अब ओम्स लॉ से हम जानते हैं क्या, ओम्स लॉ से जानते हैं ये जो V होता है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर कहीं हमें वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, I इंटू आर कर देंगे तो पता चल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू आर। कौन सा आर, पूरे सर्किट का आर, I इंटू आर, आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है पूरे के पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 का मतलब है इस जगह पे जो पोटेंशियल में ड्रॉप आया है, इस जगह कितना आया होगा, V1 इंटू आर आई, सॉरी V1 की जो वैल्यू होगी I इंटू R1, V2 की वैल्यू होगी I इंटू R2 और V3 की वैल्यू होगी I इंटू R3। अब I को ले लो यहां से कॉमन, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो हो गई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि जो सारे रेजिस्टेंस है उन्हें जोड़कर हमने क्या कर दिया, नेट रेजिस्टेंस पता कर लिया। यानी कि इसमें एक और बात समझी जा सकती है, नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, नेट मतलब टोटल, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन is higher largest used resistance। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का बहुत सिंपल सा मतलब है, वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पूरा का पूरा तीनों का सम आएगा वो कैसा आएगा, हायर आएगा लार्जेस्ट वैल्यू से। मान लो ये रेजिस्टेंस था 15 का, ये था 1 का और ये था 1 ओम का, 15 ओम 1 ओम 1 ओम, तो कॉम्बिनेशन कितना आ गया 17 ओम, 15 प्लस 1 प्लस 1 17 ओम। तो जो इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस आया वो कैसा आया, हाईएस्ट आया, किससे, लार्जेस्ट वाले से। यहाँ पे लार्जेस्ट क्या 15, लेकिन 15 से बड़ा आया। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हुआ भी होगा कि जो हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स होती है गांव वगैरह में, या जो पहले स्ट्रीट लाइट्स होती थी वहां पे एक बल्ब नहीं लगाते थे, नॉर्मली 2 बल्ब लगाते थे। और वो जो दोनों के दोनों बल्ब है उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इजीली, अगर मान लो एक ही बल्ब लगा दिया तुमने वहां पे पोल पे, तो वहां प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि जो वो पोल पे एक बल्ब लगाया है वो है 220 वोल्ट का, और 220 वोल्ट पे काम करते टाइम हो सकता है ज्यादा करंट की वजह से वो फ्यूज हो जाए। तो 2 हमने क्या किए, रेजिस्टेंस लगा दिए सीरीज में। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा R इज इक्वल टू V बाय I इस फॉर्मूले से, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उनके क्या है, फ्यूज होने के जो चांसेस है वो हो जाएंगे रिड्यूस। तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास जब वो कैसा हो, सीरीज में लगा हुआ हो। अब अगला जो कॉम्बिनेशन है, अगला जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो है हमारे पास, अगला कॉम्बिनेशन है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे दिखेंगे तो इस तरीके से R1 R2 R3। मान लो अगेन
V वोल्टेज से लग गए, ठीक है ना। अब मान लो ये जो बैटरी है V वोल्ट की, मान लो इसका पोटेंशियल V होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ये मैंने वायर कैसे मानने हैं, अगेन वायर ऐसे मानने हैं कि जिनका रेजिस्टेंस कितना हो, नेग्लिजिबल हो, जिनका रेजिस्टेंस कैसा हो, 0 हो। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा V, और यहाँ का कितना होगा, 0। तो पिछले वाले केस में अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस R1 R2 R3, ईच रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग है। मान लो R1 का पोटेंशियल V1 था, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सेम पोटेंशियल पे लगे हुए हैं। गौर से देखो, R1 को देखो तो कौन से पोटेंशियल के बीच में काम कर रहा है, V और 0 के बीच में। R2 को देखो V और 0 के बीच में। R3 को अगेन देखो V और 0 के बीच में। ये पहचान भी है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग पोटेंशियल के बीच में काम कर रहे हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज होगा। अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही पोटेंशियल के बीच में काम कर रहे हैं, तो होगा पैरेलल। अच्छा देखो, यहां से मान लो I करंट जा रहा होगा, क्या सारा का सारा करंट तीनों के तीनों ब्रांच में I1 I1 I थोड़ी ना जाएगा, सेम करंट थोड़ी ना जाएगा। मान लो अगर एक वायर है हमारे पास और इतने सारे मैंने इससे वायर करंट कनेक्ट कर लिए, तो इनमें क्या होगा, करंट जो है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर करंट डिवाइड नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका तो सीधा सा मतलब है एक ही वायर लाओ, उससे बहुत सारे वायर जोड़ दो, पूरे का पूरे शहर जगमगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, I आ रहा होगा और ये डिवाइड हो जाएगा I1 में, I2 में और I3 में। और एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से जो I है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है यहां से आने वाला जो करंट है I, वो I1 I2 और I3 के बराबर होने वाला है, ठीक है ना। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये जो इक्वेशन लिखी है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो I की वैल्यू है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो I होगा वो कितना होगा, ओम्स लॉ से I की वैल्यू होती है कितनी, V बाय R। इस I की वैल्यू होगी V ओवर R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये कौन सा करंट है, टोटल करंट। टोटल करंट का मतलब है जो इस पूरे के पूरे सर्किट में लग रहा है। तो और ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो पूरा रेजिस्टेंस कितना, R इक्विवेलेंट। I1 कौन सा है, I1 वो करंट है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, V, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V माइनस 0, V ही बचेगा, V ओवर R1 ओवर V ओवर R2 और V ओवर R3। यहां से V कैंसिल आउट कर देंगे, 1 बाय R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, वो ये है कि R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में होंगे, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होंगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल से भी कम आएगा, बहुत ही छोटा आएगा। यहाँ पे अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि जो हम हाउस होल्ड सप्लाई है, जो हम अपने घर की सप्लाई करते हैं, जो घर की फिटिंग करते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन कैसा रखते हैं, सीरीज या पैरेलल। तो आंसर इज पैरेलल। लॉजिक इज वेरी सिंपल कि पैरेलल केसेस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। हम कम से कम रेजिस्टेंस रखने की कोशिश करेंगे। कम रेजिस्टेंस रखने से क्या होगा, करंट की जो सप्लाई है वो अच्छी मिल पाएगी। बात आ रही है समझ में यहाँ तक, ठीक है। देखो आगे, अब इसमें चाहो तो वो स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination net resistance is lower than smallest resistance। मतलब क्या है, मतलब इसका बहुत ही सिंपल है कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे छोटे वाले से भी कम आएगा। तो अगर मैं वर्बली बोलूं तो इस तरीके से बोल सकता हूं, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और मोर ओवर रेजिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा फायदे का फिनोमेना है नहीं। रेजिस्टेंस है करंट को फ्लो कराने में जो हिंड्रेंस है, तो हम रेजिस्टेंस बढ़ाना क्यों चाहते हैं। तो मैंने तुम्हें पीछे एक एग्जांपल दिया स्ट्रीट लाइट वाला। ऐसे केसेस जहां पे हमें फ्यूज वगैरह का खतरा है, या फिर हमारे डिवाइसेस को हमें लार्ज करंट सप्लाई नहीं करना, छोटा डिवाइस है और ज्यादा करंट आ रहा है, तो उनमें क्या कर देते हैं, सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो,
इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लिए जाए। पहले एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखेंगे आगे। पहले हमने एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल लिया ही है। टू ओम, 4 ओम, 6 ओम। अगर उनको पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितनी आ गई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये आ गई 2 प्लस 4 6 और 6 12 ओम। बट अब वो पूछ ले कि ये एक 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, कितना 24 वोल्ट की बैटरी से करंट इन द सर्किट बताओ। मैंने थोड़ा सा और क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया, करंट इन सर्किट। तो हमारा बहुत आसान सा काम है, करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है V अपॉन R। कितनी होती है करंट की वैल्यू, V बाय R। V की वैल्यू कितनी है 24, R की वैल्यू कितनी है 12। दैट मींस 2 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। आगे देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा और इस तरीके से। चलो फिलहाल इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 ओम। अब हमसे पूछा जाए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने का क्या क्राइटेरिया है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे ये और ये जो है, ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में काम कर रहे हैं। अगर गौर से देखो, कर रहे हैं नहीं कर रहे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में काम। अगर तुम्हें ना पता चल पाए कि कौन सा सीरीज में लगा हुआ है कौन सा पैरेलल में लगा हुआ है, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और वो सिंपल सा तरीका ये है कि तुम रेजिस्टेंस को क्या कंसीडर करो, स्प्रिंग कंसीडर करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो रेजिस्टेंस है इन्हें क्या कंसीडर करो, स्प्रिंग। और ये जो टर्मिनल है इन्हें कंसीडर करो उसके एंड पॉइंट। और इस तरीके से पकड़ कर कोशिश करो कि इसे खोल दो, तो जो आपस में मिल जाए वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। और जो ना मिले वो किस तरीके से कनेक्ट है, सीरीज में। अब इसी एग्जांपल को लो, अगर मैं इसे ऐसे लेके खोल दूं तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये आपस में उलझ जाएंगे एक पास, तो ये कैसे हुए, पैरेलल। और बाकी ये कैसे हुए, सीरीज में। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं जो कि पैरेलल है। कैसे सॉल्व होंगे, पैरेलल का फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 ओवर 1/2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा, ये खैर 1 ये हो गया 2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 4/3। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4/3। अब देखो अब क्या किया जाए, यहां पे एक रेजिस्टेंस मान लो, दोनों रेजिस्टेंस को हटा के मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लगा दिया, 4/3 ओम का वो रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये 4/3 4 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है सीरीज में। अब इनका आर इक्विवेलेंट आर नेट मान लो उसे, आर इक्विवेलेंट ना कह रहे, 4/3 प्लस 4 प्लस 6। तो कैसे निकालेंगे, 3 के ले लिया एलसीएम 4 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34/3 ओम। ये आ गई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। अगर वो फर्दर ये पूछ लें कि क्वेश्चन में करंट की अमाउंट बताओ, करंट कितना होगा, तो करंट हम जानते हैं कितना होना चाहिए, V बाय R। V की वैल्यू कितनी है 24, R की वैल्यू कितनी है 34/3। समझ आ रही है बात, हो जाएगा 24 इंटू 3 ओवर 34, तो हो जाएगा 72/34 आई। तो ये एम्पियर में आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगी करंट की वैल्यू। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और कोई और देखो क्वेश्चन में बताता हूं और सॉल्व करना, एक दो क्वेश्चन। एक टफ सा एग्जांपल ले लो, देखो किस तरीके से होगा। ठीक है ना, मान लो इस तरीके से, मान लो ये ए एंड
ये बी एंड, इसे मान लो 2 ओम तो इसे भी मान लो 2 ओम, इसे मान लो 4 ओम तो इसे भी मान लो 4 ओम, ये मान लो 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ऐसा नहीं है वैल्यू सेम होंगी, बट मैंने थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ले लिया। देखो क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया ये है, एंड ए पकड़ो एंड बी पकड़ो और इसे सीधा कर दो। जो रेजिस्टेंस आपस में उलझ जाए वो कैसे होंगे, पैरेलल, और जो ना उलझे वो कैसे होंगे, सीरीज में। तो तुम देखो ये आपस में उलझ जाएंगे, ये आपस में उलझ जाएंगे और ये तीनों उलझेंगे, तो ये सब क्या है, ये पैरेलल है, और बाकी के जो बचे होंगे वो सीरीज में। तो देखो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालो। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/2 1/2, तो इनका आर इक्विवेलेंट आ गया 2/2 जो कि आ जाएगा 1 ओम। समझ आई बात, ठीक है। अब इसका निकालते हैं यहां आर इक्विवेलेंट 1/4 ओवर 1/4, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास 2/4, यहां लिख दे रहा हूं, और इसकी ये 1/r इक्विवेलेंट है, 1/r इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2/4 का मतलब होता है 1/2, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। ठीक है ना, ये इस वाले कॉम्बिनेशन का निकला, ये इस वाले कॉम्बिनेशन का निकला, और इसका देखो इसका कैसे आएगा 1/r इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6 3, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/2, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम। अब इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा रिड्यूस करके इस तरीके से बना लो। इन दोनों को एक रेजिस्टेंस से शो कर सकते हैं, यहां से ए से शुरू करो, एक रेजिस्टेंस मान लो, इसे इसे एक रेजिस्टेंस ही मान लो, और इसे भी क्या मान लो, एक ही रेजिस्टेंस मान लो। इसका कितना आया है, इन दोनों का 1 ओम, इनका कितना आया है 2 ओम, और इसका भी कितना आया है 2 ओम। तो अब ये तीनों कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 + 2 + 2 दैट मींस 5 ओम। ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। इसमें और कोई न्यूमेरिकल में डाउट आए तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो मैंने पूरी सॉल्व करके मतलब डाली हुई है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। अगला जो है टॉपिक वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो ये ऐसी चीज है ना जिसके बारे में हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो क्या हो जाता है, हीट होना शुरू हो जाता है। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज दिस कि जब तुम बहुत लंबे टाइम तक अपना फोन यूज करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो हीट होना शुरू हो जाएगा। वो फिनोमिना क्यों हुआ, जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर एक हीटिंग का फिनोमिना आ जाएगा। अब ये हीटिंग का फिनोमिना क्या है, सही है या गलत है, इसके बारे में देखो ऐसी चीज है ना। दरअसल सबसे पहले मैं अगर तुम्हें बताऊं कि हीटिंग का जो फिनोमिना है, देखो करंट में क्या हो रहा है, एक्चुअली करंट है एक टाइप की एनर्जी लेके आ रहा है, एनर्जी। अब वो एनर्जी हमारे किस लिए आ रही है कि मान लो हम कहीं अपना फैन चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, वो करने की बजाय हीट में क्या है निकल गया वायर से, तो यानी कि ये तो हमारे लिए लॉस है। लेकिन अगर मैं अपने लॉस को, अगर मैं अपने ड्रॉबैक्स को भी अपने फेवर की तरह प्रेजेंट कर दूं तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मतलब जो मैंने नुकसान किए उन्हें भी मैं लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि ये तो मैंने बहुत सही काम किया है, तो वो तो किसी भी इंसान के लिए सबसे बेहतर चीज है ना। ठीक है, देखो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, पहले ये बताएं। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, कंडक्टर में फ्लो करता है करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से, इस तरीके से। फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ आ रही है बात, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने लगेंगे
जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। अब वो हीट क्या है, डिसिपिएट हो जाएगी। शब्द का मतलब, सॉरी, डिसिपिएशन का मतलब ये बाहर निकल जाएगी वायर से। तो ये है बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके नुकसान क्या है, नुकसान ये है लॉस ऑफ एनर्जी। क्या है भाई साहब, लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है लॉस हो रही है, पर इसका फायदा क्या है। अब मैं एक बहुत बड़ी लिस्ट दे सकता हूं तुम्हें फायदे की क्या दूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट दूंगा। इलेक्ट्रिक केटल, जो हमारी इलेक्ट्रिक केटल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक केटल के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेस, जो हमारे पास प्रेस है, इस्त्री, कौन सी वाली इस्त्री है देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रेस जो है हमारे पास वो इसी फिनोमिना पे काम करती है, हीटर, गीजर। ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है ना हमारे पास जो इसी बात पे काम करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करेंगे, कि जब हमारे पास करंट फ्लो होगा किसी वायर में तो वो हीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके फायदे हैं, इसके नुकसान है, ठीक है। अब देखो आगे, ये नोट डाउन कर लेना, उसके बाद समझो। देखो यहां से मान लो क्यू चार्ज की एंट्री हुई, यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का मान लो 0, तो यहाँ का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, देखो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V, और जो चार्ज भेजा जा रहा है यहाँ से वो कितना चार्ज भेजा गया है, मान लो Q चार्ज भेजा गया है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस से Q चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा। तो अपना पोटेंशियल वाला टॉपिक याद होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहां से W की वैल्यू कितनी आ गई, V इंटू क्यू, या समझे। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो यहां से जो चार्ज भेजा गया है यहां तक, उसमें जो वर्क डन लगा होगा वो कितना होगा, वो होगा V इंटू क्यू। कितना होगा, V इंटू क्यू, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास वर्क डन होगा। चलो ठीक है। इसके बाद ये जो Q की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या होती है, Q ओवर T। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से Q की वैल्यू I इंटू टी। मुझे Q करंट के टर्म्स में लिखना है, देखो चार्ज के टर्म्स में नहीं। मैं करंट बता सकता हूं किसी सर्किट में कितने एम्पियर है, मैं नंबर ऑफ चार्ज नहीं बता सकता हूं डायरेक्टली, तो मैं इसलिए चार्ज की जगह करंट के टर्म्स में वैल्यू लिखूंगा, I इंटू टी। तो जो W की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, V इंटू आई इंटू टी। ये जो वर्क है, ये जो वर्क है किसकी तरह, ये जो वर्क है, अगर ये पूरा का पूरा वायर हमने इस तरीके, ये जो एनर्जी दी गई है इसे बाहर से, अगर ये पूरी की पूरी एनर्जी डिसिपिएट हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसिपिएट, खर्च हो जाती है, तो किसकी फॉर्म में खर्च होगी, हीट की फॉर्म में। तो वर्क, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी और वर्क है सेम चीज, तो इसे मैं H लिख सकता हूं। तो H का वैल्यू कितनी हो गई, V इंटू आई इंटू टी। अब ये जो V है और ये जो I है, मैं चाह रहा हूं इस वोल्टेज को करंट के टर्म्स में लिख दूंगा, तो फॉर्मूला हो जाता है V का फॉर्मूला कितना होता है, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कैसे, कहां से क्या लिखा जा रहा है। तो V इज इक्वल टू होता है IR, कितना होता है, IR। ये हो गया I स्क्वायर R T। क्या हो गया, I स्क्वायर R T। तो ये हो गया हीट का फॉर्मूला। किसी भी वायर से, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो जो वो हीटिंग का जो फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिवाइस हीट होगा। तुम देखोगे 10 मिनट के अंदर अंदर मोबाइल कम गर्म होता है और दूसरे एंड पे जो टेलीविजन है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा करंट ले रहा है। हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ ज्यादा करंट, दैट मीन ज्यादा
हीट, दूसरी तरफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा हमारे लिए, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगी। जो सारी की सारी एनर्जी आ रही है रेजिस्टेंस, उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में। और थर्ड फैक्टर होगा कि टाइम, जितनी ज्यादा देर तक के लिए डिवाइस यूज करोगे, मोबाइल 10 मिनट यूज करोगे कम गर्म होगा, 10 घंटे यूज करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो तीन फैक्टर है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगेन हीट की जो यूनिट है वो क्या होगी, जूल। वर्क की जितनी होगी, मैंने बताया वर्क ही तो है ये, तो वर्क के बराबर होगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी वैल्यू रिड्यूस कराई जा सकती है, कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कर लो इसे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करा दिया जाए इसका। देखो न्यूमेरिकल समझो, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन अ 100 जूल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 100 जूल हीट प्रोड्यूस each second in 4 ohm रेजिस्टेंस। किसमें, 4 ओम रेजिस्टेंस में 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम हर सेकंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। अच्छा देखो छोटी सी बात समझ लो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या फर्क है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी बात है, और रेजिस्टर वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। बात आ रही है समझ में। रेजिस्टर क्या है, वो प्रॉपर्टी है, वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है करंट को ब्लॉक करने की। समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले डेटा लिख लो, क्या क्या गिवन है। बहुत सिंपल सी बात, डेटा क्या गिवन है, सबसे पहले हीट दी हुई है कितनी, 100 जूल ईच सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना है भाई साहब, 4 ओम। मैं क्या करूं, अपने हीट का फॉर्मूला लगा दूं, जितना मैंने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन इधर उधर से आएगा वो हम देखते रहेंगे। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है मैंने अभी तुम्हें, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीजें मैंने तुम्हें बताई है। देखो H की वैल्यू है 100, तुम भी कहोगे ठीक बात। I की वैल्यू तो पता नहीं है, रेजिस्टेंस है 4, टाइम है 1। आ रही बात समझ में। चलो इस हिसाब से देखा जाए, 4 इधर आ जाएगा, ये बचेगा 25 आई स्क्वायर, इसको भी लेकर जाएंगे तो ये बचेगा 5 एम्पियर, क्योंकि अंडर रूट कर देंगे जब 25 का तो 5 आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर। बट हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, पूछा गया हमारे पास, और हमने क्या निकाला है, वी करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी आई है, 5। आर की वैल्यू कितनी है, 4। 20 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। चलो देखो आगे चलते हैं, आगे चलो नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो उसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो वैसे मैंने तुम्हें बता दिया इलेक्ट्रिक केटल, ये सब वो सब, इन सब के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। इलेक्ट्रिक केटल हुआ, गीजर हुआ, हमारे पास आजकल तो इंडक्शन आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बट इसमें जो लास्ट चीज बतानी है, अगर तुमने वहां पे वो नोट डाउन किया है, वो है फ्यूज वायर। कौन सा वायर, फ्यूज वायर। देखो मान लो कभी कभी क्या होता है, घर पे लाइट आ रही हो, अचानक से वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हो जाए। क्या हो जाए, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन, वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाए। मान लो तुम्हारे फ्रीज मतलब इन्वर्टर ने काम करना बंद कर दिया, तो इन्वर्टर ने काम करना जैसे ही बंद किया तो सबसे पहले तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे, क्या टेक्नीशियन को बुलाएंगे, या फिर एक आंसर होता है घर वालों के पास, तुम्हारे पापा बोलेंगे कि शायद इसका फ्यूज वायर खराब हो गया, वो चेक कर लो। देखो फ्यूज वायर क्या चीज है, फ्यूज वायर सोलली इस चीज पे बनाया गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने ये बात स्टडी की कि जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा किसी वायर में,
उसके अंदर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? हीटिंग, यानी कि वायर क्या होने लगेगा? हीट होना शुरू हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? वायर क्या होना शुरू हो जाएगा? हीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो आगे, मान लो पूरा का पूरा इन्वर्टर का सेटअप है, मान लो पूरा का पूरा क्या है, ये इन्वर्टर का सेटअप है। मान लो इन्वर्टर को चाहिए 4.5 एम्पियर करंट। क्या चाहिए? 4.5 एम्पियर, उससे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक बिल्कुल यहाँ पे लगा होता है वो, बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा इस टाइप से एक वायर लगा दिया, और ये जो वायर लगाया उसकी प्रॉपर्टी ये है लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका कैसा मेल्टिंग पॉइंट है? लो मेल्टिंग पॉइंट है। देखो, तो जैसे यहां से करंट की अमाउंट बढ़ेगी तो इसके लिए खतरा पैदा हो गया, ये खराब होने, ये जो हमारा इन्वर्टर है ये क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। तो तुरंत ये जैसी 4.5 से थोड़ा भी एक्सीड किया 5, तो क्या होगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो वायर है ये कैसे लगाया है? लो मेल्टिंग पॉइंट लगाया है, तो ये क्या होगा? मेल्ट होकर गिर जाएगा यहाँ पे, और जब मेल्ट होकर गिर जाएगा तो ये जो कनेक्शन है ये हो जाएगा खत्म। यहां से जो करंट आ रहा है ये यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है। कहां नहीं पहुंच रहा है? यहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर से करंट आ रहा है वो इन्वर्टर तक गया ही नहीं, तो इन्वर्टर सेफ है। अगर नुकसान हुआ तो किसमें हुआ? फ्यूज वायर में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी वो पूछेंगे कि फ्यूज वायर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं। और ये किस तरीके से सेव करता है किसी भी डिवाइस को? उसका तरीका ये है, हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, वी कनेक्ट फ्यूज वायर to device, and due to low melting point, it melts down and cuts the connection. समझ आई बात? सब देखो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो ये है इलेक्ट्रिक पावर। क्या चीज है इलेक्ट्रिक पावर? तो ये जल्दी से देखो, इलेक्ट्रिक पावर है हमारे पास, वैसे तुम 9th क्लास में पावर पढ़ चुके हो अगर तुम्हें याद हो तो। देखो, पावर होता है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिसिपिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या तो वो रेट एनर्जी का जो वायर में से क्या हो रहा है? डिसिपिएट हो रहा है, या फिर वो जो जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। या तो कंज्यूम्ड होने वाले या फिर डिसिपिएट होने वाले जनरेट। हम जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखेंगे, रेट ऑफ डिसिपिएशन इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी का? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टी इधर ले जाओ, H बाई टी। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो क्या बन गया? पावर। तो फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। पावर का पहला फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। अब देखो आई स्क्वायर को या फिर आर को देखो, v इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो r का फॉर्मूला क्या हो गया? v बाय आई। r का फॉर्मूला कितना हो गया? v बाय आई। यहाँ पे पुट कर दो आई स्क्वायर v बाय आई, आई से आई कैंसिल, तो पावर की वैल्यू कितनी होगी? v इंटू आई। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास? पावर की। और यूनिट ऑफ पावर इज अगेन वॉट। क्या? वॉट। वॉट होती है किसकी यूनिट? पावर की यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन आ जाए 1 वॉट के बारे में, 1 वॉट के बारे में, तो क्या लिखोगे? एक पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो किसी भी कंडक्टर में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो,
तो ऐसे में जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट के बराबर होगी, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें अब जो हमारे पास अगली चीज है वो क्या है, अगली और लास्ट चीज है वो ये है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है। तो देखो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है ना, देखो तुम्हारे घर पे बिजली का बिल वगैरह आता होगा तो किस में आता होगा, वो आता होगा यूनिट्स में, ऐसे कहते होंगे इस बार इतनी यूनिट आई है, इस बार उतनी यूनिट आई है। तो उसका सीधा सा मतलब ये है ना कि जो हमारे घर पे बिजली का बिल आया है वो यूनिट्स में आया, तो वो यूनिट्स कौन सी है, वो होती है बेसिकली किलोवाट आर। किलोवाट आर क्या है, अब ये देखो किलोवाट आर, ये 1 किलोवाट आर की बात कर रहे हैं। इफ 1 किलोवाट, 1 किलो या 1 किलोवाट को भी मैं ये लिखूं, 1 किलो का कितना मतलब है 1000 वॉट ऑफ पावर कंज्यूम, 1000 watt of energy, 1000 watt of power, sorry, 1000 watt of power consumed by any device in 1 hour called 1 किलोवाट आवर। इसे हम क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर कहेंगे। अगर किसी डिवाइस में 1000 वॉट की जो पावर है वो कंज्यूम हो रही है और कितनी देर के लिए कंज्यूम हो, 1 घंटे तक कंज्यूम हो, तो इसे क्या कहेंगे हम 1 किलोवाट आवर। और इसे ही हम घर की भाषा में कहते हैं यूनिट। जो तुम्हारे ना कि 10 यूनिट आई है, 20 यूनिट आई है, अगर 1 यूनिट आए तो उसका मतलब है 1 किलोवाट आवर, यानी कि तुमने 1 घंटे तक कोई ऐसा डिवाइस चलाया जिसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट है, ठीक है ना। अब इसे जूल में कन्वर्ट कर दें तो 1 किलोवाट इन आवर इनटू जूल। तो देखो जूल में कैसे करेंगे, पहले इसे किस में करें 1000 वॉट इनटू आवर, 1000 वॉट को वॉट रहने दो, अभी 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 इंटू 60, तो ये किस में हो गया सेकंड में, तो ये क्या आ गई हमारे पास वॉट इंटू सेकंड आ गई इसकी यूनिट, ठीक है ना, 1 किलोवाट इंटू आवर। तो ये हो गया 6 और 6 36 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लगा दो 10⁻6। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 किलोवाट आवर जो होगा वो होगा हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आ गया हमारे पास 1 किलोवाट आवर की जूल में इसका कन्वर्जन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। होपफुली यहाँ तक सारी बात तो मैं समझ आई होंगी, और कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं आया वो समझ वो पूछ लेना। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कोई और न्यूमेरिकल हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।